नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। और उससे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं दो तीन अपना सबमिशन करना चाहता हूं आपके समक्ष। पहला बात यह है कि एक बहुत सुखद खबर यह है कि हम लोग बहुत वरीड थे। आप लोग को भी पता है कि बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक हुआ, तो आप लोग भी बहुत वरीड थे कि अब तो बीपीएससी में भी पेपर लीक होना स्टार्ट हो गया है। इसमें सुखद अनुभूति ये है कि इसमें बीपीएससी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जो ईओयू ने छापा मारा और उसका जो रिपोर्ट आया है, तो उसमें बीपीएससी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जो पेपर का जहां बाइंडिंग होता था, पेपर प्रेस से लीक हुआ है। तो इसमें बीपीएससी अगर इन्वॉल्व होता है, इंटरनल आदमी इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि हमें पता है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, तो बीपीएससी उस पर कार्रवाई कर सकती है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी यूपीएससी की तरह अपना एक प्रिंटिंग प्रेस डाल लेगा। और जब अपना प्रिंटिंग प्रेस डाल लेगा, क्योंकि यूपीएससी का तो हमेशा एग्जाम होता है, एनडीए का होता है, सीडीएस का होता है, तो उसका अपना प्रिंटिंग प्रेस होता है। तो जो छापने वाले लोग होते हैं वो उसके अपने ऑफिशियल्स होते हैं। जब ऑफिशियल्स होते हैं तो वो पेपर लीक नहीं करेगा, कोई अपनी सरकारी नौकरी नहीं देगा। तो बीपीएससी भी हमको लगता है कि अब हाल फिलहाल में वो अपना प्रिंटिंग प्रेस डाल देगा, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है। आप इसमें देखोगे कि दुखद बात यह है कि कुछ कोचिंग वाले इन्वॉल्व हैं। आपको भी चल रहा होगा कि फलाना सर का हुआ, चिलाना सर इसमें इन्वॉल्व है। तो अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। पर एक सुखद खबर ये जरूर है कि इसमें बीपीएससी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर बीपीएससी इन्वॉल्व हो जाता तो बहुत दिक्कत है। मेरा सबमिशन आपसे एक पहला सबमिशन ये है कि अगर आपने जेपीएससी का पेपर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। कोई भी कुंजी काम नहीं करेगा। कोई भी करंट अफेयर्स, बीसीडब्ल्यू का भी बुकलेट आने वाला है, करंट अफेयर्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये अगर आप इसके भरोसे हैं तो काम नहीं करेगा, बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। हम लोग लगातार आपको करा रहे थे न्यूज़पेपर, पर बीच में आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक आध दिन रोक दिया था, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत पुअर होता है। जब रिस्पांस बहुत पुअर होता है तो हम लोग का भी मनोबल गिर जाता है, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है। तो न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी कुंजी फलाना का, एक्स का, वाई का, जेड का, लैम्डा का इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप जाकर एक बार जेपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिएगा। द क्वेश्चंस आर बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। कोई मैगजीन अगर बोलता है कि फलाना मैगजीन पढ़ लो, चिलाना मैगजीन पढ़ लो, स्टेट पीसीएस का है, तो उसको बोलो कि दरोगा में अब ये चल रहा है, भाई यहाँ नहीं चल रहा है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, बहाली 1000 प्लस रहेगा, फिर जीवन भर करते रह जाना यार। हमारा जो सलाह है आपको दे रहे हैं कि अखबार को फॉलो करो। अगर अखबार नहीं फॉलो करते तो हम लोग का डिस्कशन फॉलो कर लो, प्रतिदिन वीडियो आएगा, इट विल बी वर्थ इट। अब ध्यान से देखो, हम लोग अखबार को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग अखबार को पढ़ेंगे वो हम अपने बीपीएससी एग्जाम के संदर्भ में पढ़ेंगे कि बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जाते चलो, कोई चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आप ऊपर से इसको जरूर एक बार देख लेना, पूरा चीज़ को ऊपर से देख लेना, बहुत चीज़ नहीं निकलेगा। कंटेंट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। पहला पेज हम लोगों को हमेशा पढ़ना होता है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू दिस, ताकि हमको एक फेयर आइडिया मिल जाए। तो ठीक है, सीए लगातार चल रहा है तो थोड़ा सा इसको देख लेना। ये आपका झारखंड का चल रहा है, पॉलिटिकल मसाला न्यूज़ है, इसको देख लेना। ये देखो प्रदीप शर्मा, जिसको आप हीरो बनाते हैं, हीरो बनाते थे, इनको लाइफ टर्म दे दिया फेक इनकाउंटर में। हम और आप इसको हीरो बनाते हैं। जो शाहरुख खान का बेटा था उसको अरेस्ट किया था, वो संदीप वानखेड़ा की क्या उसका नाम है, उसको हमने अपने हीरो बनाया कि अरे बाप रे बाप। अरे भाई, डीप जो अगर फेक केस में है, ये सोचो कि अगर तुमको अरेस्ट कर लेगा तब क्या होगा। और ये पैसा झीट रहा था वो आदमी, ये हम नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहा है, तो उस हलफनामा के हवाले बोल रहे हैं। तो ये जो फेक केस है, ये पुलिस वाला और ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं डिसाइड करेगा, कोर्ट ऑफ द लॉ डिसाइड करेगा, है ना। अब इनको जेल दिया है, अब फेक इनकाउंटर है। अगर हमारे ही बाबूजी को मार दे कोई, फेक इनकाउंटर कर दे कि टेररिस्ट हैं, आपके पिताजी को कोई कर दे और पुलिस अपने आप को यूलोजाइज करे, हीरो करे, तो ये तो बनाना रिपब्लिक बन गया ना। एंड दिस पर्सन हैज बीन गिवन द लाइफ टर्म फॉर द फेक इनकाउंटर। आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई काम का नहीं है, पूरा कोई काम का नहीं है, ये प्रचार है, कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते जाओ। अब देखो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। यहां पर एक चीज देखो, मेदांता हॉस्पिटल चीफ इज द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ द डीप फेक वीडियो। तो साइंस एंड टेक में अपना ये टॉपिक पड़ गया। ये नरेश त्रेहान साहब हैं, जो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो मेदांता ग्रुप के मालिक हैं, नरेश त्रेहान, इनका डीप फेक वीडियो ला दिया। अब डीप फेक वीडियो हमारे साइंस एंड टेक टॉपिक से रिलेटेड है, तो मेंस में भी रिलेटेड है और अपने जो साइंस एंड टेक पीटी में पूछता है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को, होशियार लड़का को, यहीं पर साइंस एंड टेक वाला जो डीप फेक है इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अभी हम इसको खत्म कर देते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ऐसा ब्लर किया गया है। ये है एक लड़की और ये है रश्मिका मंदाना का फोटो जोड़ दिया, शरीर वही रखा है। अब आपको लग रहा है कि जो आपत्तिजनक जो फोटो है ये रश्मिका मंदाना का है। रश्मिका मंदाना वही जो हीरोइन है अपनी भारत की।
तो डीप फेक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, बिकॉज इट टेक ईयर्स टू बिल्ड अ रेपुटेशन, इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू मलाइन अ रेपुटेशन। तो बहुत आसानी से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी का चेहरा लगा दीजिए, किसी का बॉडी लगा दीजिए, किसी का पाँव लगा दीजिए और डीप फेक से आप क्रिएट कर दीजिए। तो ये तो हम आपके साथ कर सकते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं, XYZ के साथ कर सकते हैं। तो अब डीप फेक को थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ के खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो डीप फेक क्या है, व्हाट इज अ डीप फेक। पहले डीप फेक का मतलब क्या है। डीप फेक का मेरे बंधु मतलब ये होता है कि जनरेटिंग अ न्यू फोटोग्राफ, जैसे इसमें देखो कि एक नया फोटोग्राफ जनरेट कर दिया गया है, जनरेटिंग अ न्यू फोटोग्राफ जनरेटिंग अ न्यू वीडियो और ऑडियो। और बहुत आसानी से तुम हम कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, 5 मिनट का खेल है। जनरेटिंग अ न्यू फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो विथ ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक, same characteristic as the original one. As the original one. आप इसमें देखो, शरीर का देखो, सब चीज लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल ही फोटो है, रश्मिका मंधाना ही है ना, पर वो रश्मिका मंधाना नहीं है, डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू करता है, AI टूल्स के थ्रू करता है। तो अब होशियार लड़का रहेगा, बोलेगा कि सर हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल ये कैसे काम करता है। तो देखो एक टूल है जिसको कहते हैं जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। जनरेटिव अगर पूछेगा कि किस सिस्टम पर काम करता है, जैसे कि बिटकॉइन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बिटकॉइन किस पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो डीप फेक है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क प्रिंसिपल पे काम करता है, इस टेक्निक पर यह काम करता है। दूसरी बात, जब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क है तो इसका बनाने वाला कौन है, तो यान गुडफेलो है। नाम गुडफेलो है लेकिन काम खाली बैड काम होता है इसके थ्रू, यान गुडफेलो है। इसका सबसे ज्यादा डीप फेक का इस्तेमाल कहां हो रहा है, पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है। मालूम चला कि तुम देख रहे हो कि हम रश्मिका मंधाना का पॉर्न देख रहे हैं, या एक्स हीरोइन का देख रहे हैं, वाई का हीरोइन का देख रहे हैं, आप उसका रिपुटेशन खराब कर दिए, पर वो है ही नहीं, फोटो किसी और का है, तन बदन किसी और का है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है डीप फेक का, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, जो डीप फेक नाम कहाँ से आया, अगर हम रहे तो हमारे जहन में आया कि भाई सर डीप फेक का नाम कहाँ से आया। देखो एक रेडिट यूजर था, वो जो रेडिट यूजर था उसने इसी तरह का फेक फोटो और चीज़ों का कलेक्शन किया और वो पकड़ा गया। तो जो फेक फोटो वीडियो का जो कलेक्शन करता था उसको एक फोल्डर बनाया था, और उस फोल्डर का वो 2 नाम रखा था डीप फेक, है ना। हम आप फोल्डर बना के रखते हैं ना, मीठू स्वीटू फोटो, तो उसी तरह से वो एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का नाम रखा था डीप फेक। तो इसको बर्स्ट किया गया और 2017 में इसको बर्स्ट किया गया और वहीं से इसका नाम कर दिया गया है डीप फेक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, वो फोल्डर ही बनाया था, उस फोल्डर में ही इस तरह का मैनिपुलेटेड फोटोज वीडियोज वगैरह रखता था, तो वहीं से डीप फेक है। तो अब ये बताओ कि अगर डीप फेक मानते हैं तुम कर दिए मेरे खिलाफ या हमने कर दिया तुम्हारे खिलाफ, तो क्या अपने देश में कुछ कानून वगैरह है, आखिर में इसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, कि इसको करने देंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा करते रहो वेरी गुड काम चल रहा है। नहीं, जो अपना IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो इस चीज़ को रोकता है, उसको प्रोहिबिट करता है। और क्या प्रोहिबिट करता है, कैसे प्रोहिबिट करता है, अगर IT एक्ट का 3 क्लॉज 2 क्लॉज B भारत का तुम देखोगे तो ये कहता है कि आप अगर कंप्लेन कर दिए हैं, मानते हैं कि फेसबुक पर वो डाला गया या यूट्यूब पर डाला गया या इंस्टा पर डाला गया, तो जब हमने कंप्लेन किया कि देखिए भाई मेरा एक फेक वीडियो बनाया गया या रश्मिका मंधाना का फेक वीडियो बनाया गया, रश्मिका मंधाना ने कंप्लेन किया इंस्टाग्राम को, तो 36 घंटा के अंदर उस वीडियो को, उस फोटो को उसको डाउन कर देना है। और जो आदमी पकड़ा जाएगा तो क्या उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई करेगा भारत सरकार? बिल्कुल करेगा। IT एक्ट कहता है कि उस व्यक्ति को 3 साल का जेल दे दीजिए और 1 लाख का फाइन करिए।
पर जो लोगों का कहना है कि इसको 3 साल का नहीं, कम से कम 7 साल का जेल करिए, क्योंकि किसी का रेपुटेशन बनाने में अरबों साल लगता है, सालों साल लगता है, और उसको डिस्ट्रॉय करने में उसको बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इस्तेमाल कर रहा है, 10 मिनट में नंग धड़ंग कर दे रहा है। तो इसको स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है ताकि डीप फेक पर काबू किया जा सके और इन गुंडों को, इन माफियों पर लगाम कसा जा सके। ये पूरा डीप फेक का कंसेप्ट है। एक भी क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बाहर नहीं जाएगा। और याद रखना, यान गॉडफेलो ने बनाया है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिस पर ये डीप फेक काम करता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, कुछ न्यूज़ है। तो ये डीप फेक वाला हो गया हम लोग का, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है। अब यहां पर देखो, ये सब कुछ नहीं न्यूज़ बच रहा है। यहां पर तुम ध्यान से देखो, दिल्ली टॉप्स द लिस्ट वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन 2023। इंपॉर्टेंट है। किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का है। जब इसको हम आगे पढ़ते हैं तो आप देखिए, बीपीएससी हमेशा पूछता है इस तरह का क्वेश्चन से। बट विद इन द कंट्री द बेगूसराय इन बिहार एंड गुवाहाटी इन असम फेयर्ड वर्स देन दिल्ली इन टर्म्स ऑफ द एनुअल एवरेज ऑफ PM 2.5 लेवल, एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जामिनेशन। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखो, बिहार का बेगूसराय हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया एज पर द न्यू रिपोर्ट ऑन द पॉल्यूशन। किसका है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का जो आया है, उसके तहत पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन? अपना बेगूसराय। किसमें? PM 2.5 में। तो PM 2.5 बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? PM 2.5 का मतलब होता है कि पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जो तुम रोड पर जाते हो, जो धूल गर्दा उड़ते रहता है, वो पार्टिकुलेट मैटर है। एरोसोल्स पार्टिकुलेट मैटर है, तो सॉलिड भी पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, लिक्विड का ड्रॉपलेट्स भी पार्टिकुलेट मैटर होता है। पहला चीज स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि PM 2.5 का मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट या जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल है, उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से के बराबर है या 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। और जब वो 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या 2.5 माइक्रोमीटर के कम होता है, जब आप उसको सांस में लेते हैं तो सीधे आपके लंग्स, फेफड़ा में चला जाता है। और जब आपके फेफड़ा में चला जाता है तो आपको पता है कि लंग्स के बिना हम और आप नहीं जी पाएंगे। तो लंग्स के फेफड़ा में जाकर इकट्ठा होते जाता है, और ये क्या करता है कि अगर बच्चों के लंग्स और फेफड़ा में चला जाता है तो उनका मानसिक विकास को रोक देता है, जिसको आप अंग्रेजी में फैशनेबल वर्ड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति हार्ट का मरीज है, कोई व्यक्ति अस्थमा का मरीज है, कोई व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, तो उसको वो एक्सासर्बेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PM 2.5 का बहुत हेल्थ पर इफेक्ट है, इसलिए इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बेगूसराय कैसे है आपको पता होना चाहिए। बेगूसराय इससे भी मोस्ट पॉल्यूटेड है। अच्छा, ये रिपोर्ट देता कौन है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ एयर। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसको कौन देता है? तो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। भारत सरकार देता है? नहीं, एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो देता है, जिसका नाम है IQ एयर। उसका रिपोर्ट जो है बहुत माना जाता है। कहाँ से ये IQ एयर रिपोर्ट बनाता है? 134 देश के जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ से उठाता है। तो कितने जगह से गवर्नमेंट एजेंसी से उठाता है? 7,812 गवर्नमेंट एजेंसी से उठाता है। कितने देश से उठाता है? 134 देश से उठाता है। जितने देश हैं उनका कैपिटल, राजधानी में सबसे पोल्यूटेड कौन? दिल्ली। भारत में कौन शहर सबसे पोल्यूटेड? बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय सबसे पोल्यूटेड है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, जो पोल्यूटेड है तो 2-3 चीज को ध्यान रखो। जो बेगूसराय क्यों पोल्यूटेड है, हमारे जहन में पहला क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि अगर पोल्यूटेड है तो सर क्यों पोल्यूटेड है। देखो, यहाँ पर बहुत सारे उर्वरक कारखाने हैं। यहाँ पर बरौनी NTPC वगैरह भी, बरौनी का रिफाइनरी भी है। जब भी उर्वरक कारखाना होगा तो क्या होगा? वहाँ पे थर्मल प्लांट की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? उसको कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब होता है कि वो बिजली तो जनरेट करेगा पर हमको और आपको नहीं बेचेगा, वो प्लांट में ही इस्तेमाल कर लेता है, उसको आप कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान उर्वरक फर्टिलाइजर लिमिटेड है। अब आप कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे हु इज प्रेजेंटली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बेगूसराय। अगर नहीं बताओगे तो बहुत दुखद है। हम आपको एक हिंट दे सकते हैं कि ही इज़ प्रेजेंटली द कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। कमेंट जरूर करना, नहीं बताओगे तो हमको दुख होगा, फिर हम उतने मनोबल से नहीं पढ़ा पाएंगे, इंगेजिंग नहीं लग पाएगा, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान उर्वरक फर्टिलाइजर लिमिटेड है, और जो हिंदुस्तान उर्वरक फर्टिलाइजर लिमिटेड है ये कब बनता है? 15 जून 2016 को बनता है। किसके किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है? कोल इंडिया, पूछ सकता है एग्जाम में, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और IOCL के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 9,512 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्या करेगा? फर्टिलाइजर का उत्पादन करेगा।
क्यों फर्टिलाइजर का उत्पादन करेगा? क्योंकि पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ पे उर्वरक की बहुत जरूरत पड़ती है। और याद रखना कि भारत का पहला उर्वरक फैक्ट्री जो बनाया गया है वो सिंदरी में बनाया गया है, सिंदरी में बनाया गया। याद रखना कि इसी सिंदरी में, जो कि अभी झारखंड में है, यहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी कब बनाया गया? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी को अब आप कमेंट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन बताओगे कि 1949 में बनाया गया, 1954 में बनाया गया, 1955 में बनाया गया, कि 2000 में बनाया गया बीआईटी सिंदरी को। और जब झारखंड बन गया तो इस बीआईटी सिंदरी का नाम बदल के बिहार इंस्टीट्यूट से बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो पहला देश का उर्वरक फैक्ट्री कहाँ बना? सिंदरी में। हिंदुस्तान उर्वरक रिफाइनरी लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जो है, ज्वाइंट वेंचर है इन तीनों कंपनियों का, और इन तीनों कंपनियों का जो स्टेक है वह 89% स्टेक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड कब बना, तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 जून 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड कहाँ है, तो बेगूसराय में है। पूछेगा कि किसके किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है, तो कोल इंडिया लिमिटेड दे देगा, एनटीपीसी दे देगा, IOCL दे देगा, और साथ में BHEL दे देगा कि कौन इसका नहीं है, तो आपको टिक करना हो कि BHEL का नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। कोई फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको कौन डिसाइड करता है? द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है। अब देखो, जो कैबिनेट कमिटी ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 तुम क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन नंबर 1 हमको जवाब दोगे कि बेगूसराय का MP कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन नंबर 2 में जवाब दोगे कि बीआईटी सिंदरी जो है कब बना है। नहीं जवाब दोगे तो देखो तुम्हारा ही इसमें लॉस है, बाकी तो किसी का है नहीं, हमारा भी मनोबल थोड़ा सा कमजोर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको जवाब दोगे कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हीड कौन करता है, इट इज हीडेड बाय होम। और देखो इस तरह से करोगे तो बहुत ही 2 मिनट लगता है, कमेंट कर लोगे तो तुम्हारा अभी ताजा हो जाएगा। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज हेडेड बाय द ऑप्शन ए इज द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ऑप्शन डी इज द नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर करना, 2 का उत्तर करना, 3 का उत्तर करना। देखते हैं कि कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो कोई काम का नहीं है, पॉलिटिकल मसाला है। कोई काम का नहीं है, पूरा पॉलिटिकल मसाला है। कोई काम का नहीं है, पूरा पॉलिटिकल मसाला है। कोई काम नहीं। मायावती जी का श्रिंकिंग करा रहे हैं, सिटीजन जी का करा रहे हैं, पुतिन भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि पोल को हम प्रेडिक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा पोल से भाई? बकवास। सी राजा मोहन चाटे हैं, ये भी अपूर्व गुप्ता कोई काम का नहीं है। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। द जजेस ग्लास सीलिंग, आप अगर देखोगे कि जुडिशियरी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर यहाँ से मेंस का फॉर्डर आपके लिए नहीं निकल पाएगा, पर फिर भी हम लोग देखें क्योंकि जुडिशियरी से वो पीटी में भी खूब क्वेश्चन पूछता है। अगर आप रेजोनेंस में जाओगे तो हम लोगों ने पूरा इस पर एक वीडियो बना रखा है ना, 2 घंटा का हमने वीडियो बना रखा है जुडिशियरी पे, क्योंकि पिछली बार आपसे पूछा है कि फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, थर्ड जज केस क्या है। तो आप इस आर्टिकल में पढ़ोगे तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उसको अवार्ड दिए हैं, तो उसी पर क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो आप चाहो तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, पर मेंस के लिए बहुत फॉर्डर नहीं निकलेगा। पर इसमें हाई कोर्ट का जबरदस्त रूप से जिक्र है, तो हम लोग हाई कोर्ट हम लोग के प्रीलिम्स के सिलेबस में आ जाएगा, तो आज हम लोग हाई कोर्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देखो क्या होता है। पहली बात देखो कि जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है या हाई कोर्ट का जज बनता है, तो ये वो लोग हैं जो एक हियरिंग का अगर तुम देखोगे तो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया लेते हैं। ये है KV विश्वनाथन सर, इनसे हमको पाला पड़ा है, ठीक है। KV विश्वनाथन सर हैं। अगर आप तुम देखोगे तो एक और हैं PS नरसिम्हा, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इसके पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे PS नरसिम्हा। ये वो लोग हैं जो एक हियरिंग का, एक अपीयरेंस का 5 लाख रुपया लेते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो इनको 3 लाख 4 लाख रुपया मिलता है महीना, उससे ज़्यादा और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो याद रखना कि जो भी हाई कोर्ट का जज बनता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है वो बहुत ही काबिल आदमी को ये लोग बनाता है। कुछ लोग गलत आदमी भी चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर मुख्य रूप से आप देखोगे जैसे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है, कितना काबिल आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो जो जस्टिस KV विश्वनाथन है या फिर जस्टिस PS नरसिम्हा है, PS नरसिम्हा इतना शार्प बहस करता है, इतना स्ट्रांग बहस करता है कि मत कहो। मुकुल रोहतगी हैं, ये सब जो है ना लीगल मैग्नेट हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये जो जजशिप ज्वाइन करता है इतना बड़े बड़े लोग, इसको कहा जाता है इट इज एन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस।
याद रखना, ये जो पद पर हैं ये इतने बड़े लोग हैं कि इन लोग के लिए ये पद छोटा है। इसको कहा जाता है कि हम जो जजशिप लिए हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस। क्यों इट इज एन एक्ट ऑफ द सेक्रीफाइस? बिकॉज इट लीड्स टू द लॉस ऑफ फ्रीडम। मेंस के लिए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्डर दे रहे हैं तुमको। जज नहीं बोल सकता है, हम आप जज को कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन जज कहाँ बोल पाता है, उसको फ्रीडम कर्टेल कर दिया जाता है। इट इज अ लॉस ऑफ द फ्रीडम, हेंस इट इज एन एक्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। अगर आप जजशिप ले लेते हैं तो रीस्ट्रेन बिकम्स द नॉर्म। रीस्ट्रेन, आपको अपने आप को रीस्ट्रेन करना पड़ता है, तो रीस्ट्रेन बिकम्स द न्यू नॉर्मल और बिकम्स द नॉर्म लिख लो। आप देखे हैं कि आकर कहीं भी मीडिया को पकड़ के जज बहुत ज्ञान दे रहा है। स्पेस फॉर द पर्सनल एस्पिरेशंस रिड्यूसेस, है ना। उसको कोर्ट से फुर्सत कहाँ है कि अपना कुछ काम एस्पिरेशन रिड्यूसेस। हरीश साल्वे को देखो, कभी एसबीआई के तहत से बहस करता है, कभी उसके तहत से करता है, तो उसका पर्सनल स्पेस मिल रहा है उसको ग्रोथ के लिए, पर यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है। तो हेंस जजशिप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ द सेक्रीफाइस इन द लीगल फ्रैटर्निटी। उसको है ना सेक्रीफाइस का एक स्टेप माना जाता है। अब हाई कोर्ट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको कितना साल का टेन्योर होता है? 62 साल का। सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 साल का। जो अपना बिहार हाई कोर्ट है मेरे बंधु, अभी उसके चीफ जस्टिस कौन है? के विनोद चंद्रन। फोटो लगाए होंगे, के विनोद चंद्रन साहब इसके अभी चीफ जस्टिस है अपने बिहार हाई कोर्ट के। अपना बिहार का हाई कोर्ट कब बनता है? 26 फरवरी 1916 को बनता है। कौन इसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं? चैम्पियर इसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं। और कुछ देखो फैक्ट जो हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनती हैं? तो रेखा दोषित बनती हैं बिहार की। पहला ऐसा जज बताओ जो बिहार की महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनती हैं, उनका नाम है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखना। जो हाईकोर्ट में जो जज होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है। इनका ओथ कौन दिलवाता है? ओथ राज्यपाल दिलवाता है। अगर के विनोद चंद्रन रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, है ना। खत्म आदमी बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे, जो नियुक्त किया है उसको देंगे। तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर। इंपॉर्टेंट है। सैलरी कहां से इनका चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है। इनका पेंशन कहां से चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से होता है। ये याद रखना। इनका सैलरी प्रति महीना जो मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है, पर इनका पेंशन जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर पर, यूनियन पर चार्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब सारा चीज हम रिवीजन करवा रहे हैं, ऑलरेडी रेजोनेंस में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। अगर आप हाईकोर्ट के केस में तुम देखोगे तो इसका नंबर कितना फिक्स्ड है? इसका नंबर कुछ भी फिक्स नहीं है। कौन डिसाइड करता है इसका नंबर? राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ऑप्शन में आपको क्या देगा? पार्लियामेंट देगा कि, और आपको लगेगा कि हाँ हाँ पार्लियामेंट डिसाइड करता होगा। नहीं, नंबर फिक्स्ड है क्या? नहीं। कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति, ना कि पार्लियामेंट। चित्कार मार के बोल रहे हैं ये ऑप्शन में देगा पार्लियामेंट और तुमको टेम्प्ट करेगा पार्लियामेंट मारने के लिए। ये सब चीज बताया हुआ है हम लोगों का। अब देखो, अगर मानते हैं कि कोई भी इशू हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, विधायक जी के चुनाव में, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में, कि भाई कोई फर्जी दस्तावेज दे दिया है या कोई फर्जी कुछ केस का अपना एफिडेविट गलत दे दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? नहीं। एमपी और एमएलए का जितना भी डिस्प्यूट होगा, ओरिजिनल उसका जुरिस्डिक्शन क्या है? हाई कोर्ट जाएगा। अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, अगर इसमें डिस्प्यूट हो गया कि कोई ने गलत एफिडेविट जमा कर दिया है या कुछ कर दिया है, तो वो किसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पर एमपी जी और विधायक जी का अगर कुछ दिक्कत होगा तो उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन द माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मानते हैं कि कोई केंद्र कानून पास किया, जैसे सीएए पास हुआ। आपको पता है कि जो भी कानून है उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। तो अब बताओ, जो सीएए जो पार्लियामेंट पास किया है, क्या बिहार के हाई कोर्ट में तुम इसका जुडिशियल रिव्यू के लिए फाइल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। याद रखना, हाई कोर्ट कैन डू द जुडिशियल रिव्यू फॉर बोथ द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट and high court are considered as the constitutional court।
चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो इट हैज कंप्लीट राइट टू do the judicial review of the central law too. It can be a probable question in examination, my dear friends. तो क्या कर सकता है? हाँ कर सकता है। यूजुअली करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मालूम चला कि फिर आप हाई कोर्ट से तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले ही जाएंगे। तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट करता है, पर क्या हाई कोर्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल हाई कोर्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात कि अगर हम हाईकोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए हमको क्या होना चाहिए? भारत का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात, हमको एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट 10 साल का प्रैक्टिस किए होना चाहिए, या हमको कोई जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर कैसे बन सकते हो? मानते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना है, तो तुम वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हो, तो एक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में तुम काम करते हो, तो 10 साल का एक्सपीरियंस तुमको वहाँ से होना चाहिए। या तो जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस 10 साल का हो, या एडवोकेट इन द पटना हाईकोर्ट या कोई और हाईकोर्ट में तुम 10 साल का प्रैक्टिस किए हो, तो तुमको कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट के जज को हटाया कैसे जा सकता है? कान पकड़ के हटा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपना जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है, उनको इंपीचमेंट करना होगा। कहां पे इंपीचमेंट करना होगा? विधानसभा में इंपीचमेंट करना होगा। बहुत सुंदर, मजा ला देते हो तुम लोग, तो दिल खुश कर देते हो। खत्म आदमी, देश के पार्लियामेंट में इंपीचमेंट करना होगा। ऑप्शन में देगा स्टेट लेजिस्लेचर, देश के पार्लियामेंट में इंपीच करना होगा। कैसे करना होगा? 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सब बताया हुआ है, इसे तुमको रिवीजन करा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। जैसे कि 50% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। मानते हैं कि तुम्हारा संख्या कितना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? 545 है। उस दिन नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट कितने हैं? 540। कुछ लोग बोला कि हम वोट नहीं करेंगे सर, ठीक है, और एब्सटेन कर गया, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेजेंट 540 है, 5 आदमी छुट्टी था, कहीं गया था घूमने या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। 540 था, बोला कि हम वोट नहीं करेंगे भाई, हमको उतना वोट करना ही नहीं है, और बोला कि हम मात्र 450 लोग वोट कर रहे हैं। तो आपको क्या हो गया? उसको इम्पीच करने के लिए क्या चाहिए? 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? 450। काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 दूनी के 300। 50% मतलब क्या होता है 545 का? 272 + 1 273। तो कितना आपको मेंबर चाहिए इंपीच करने के लिए? कोई भी जज को 300 चाहिए। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम दूसरा केस तुमको दे रहे हैं। मानते हैं कि ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि 390 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ऐसा स्थिति है, तो तुमको कितना चाहिए? 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 390। 3 एकम 3, 3 3 9, 13 दूनी के 26। तो क्या तुमको 260 चाहिए या 273 चाहिए? अब ये बताओ। ये नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 50% तो मेंबर मिनिमम होना चाहिए, तो 50% 273 है, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ जो इंपीचमेंट का बिल लाओगे फेल कर जाएगा 262 पे, 260 पे तुम्हारा फेल कर जाएगा। यहाँ पे पास कर जाएगा क्योंकि 273 वाला चीज़ को पास कर चुका है। सब चीज़ तुमको डिटेल में बताया हुआ है रेजोनेंस बैच में, है ना, तो वहाँ जाकर देख लेना, रिवाइज कर लेना जाकर। तो 273 क्या है? 273 तुम्हारा ये है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग में तुमको 300 रहेगा। तो यहाँ पे बिल इज एज्यूम टू बी पास, यहाँ पे बिल इज एज्यूम टू बी नॉट पास्ड। ठीक है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। आपका आज का हो गया अखबार खत्म, ये सब प्रचार मत पढ़ना, ठीक है। आज का अखबार खत्म। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।